नमस्कार दर्शकों, सुप्रभात। योग और जीवन कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं हूं आपके साथ दीक्षा शर्मा। दर्शकों, जैसा हम सभी जानते हैं, स्वास्थ्य हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर हम स्वस्थ हैं तो जीवन की सभी सुख सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं, लेकिन अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो सारी सुख सुविधाएं व्यर्थ लगती हैं। इसीलिए आवश्यक है हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लेकिन वर्तमान जीवन शैली कुछ इस प्रकार की हो गई है कि विभिन्न तरह की बीमारियां हमें आकर घेर लेती हैं। और जैसे हम बात करें डायबिटीज़ की, शुगर की, बीपी की, ये सभी बीमारियां लाइफस्टाइल डिजीज़ है। कैसे इन बीमारियों से बचा जा सकता है, योग के माध्यम से कैसे योग का महत्व है हमारे जीवन में, इन सभी बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं जो योग प्रशिक्षक हैं, जिनका नाम है श्री लक्ष्मीदत्त शर्मा जी। स्वागत है सर आपका हमारे शो में। जी धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ एक डेमोन्स्ट्रेटर भी मौजूद हैं, ऋतु रावत जी, जो हमें करके बताएंगे कि किस तरह से सरलता से योग आसनों को, प्राणायाम को किया जा सकता है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, जैसा हम सभी जानते हैं, योग और जीवन के माध्यम से हम आप सभी को बताने का प्रयास करते हैं कि योग को अपने जीवन में अवतरित कैसे करें। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे, वर्तमान समय में जैसे हम जानते हैं कि हमारी जीवन शैली बहुत ही उसका दूभर हो चुकी है, तो ऐसे में अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें कि जीवन शैली आखिर होती क्या है। हाँ रितु जी, दीक्षा जी, आपने ठीक कहा। वास्तव में जीवन की भागा दौड़ी आजकल कुछ ज़्यादा हो गई है जी। जीवन काफ़ी तीव्र गति से चलता है, धीमी गति अब नहीं रहेगी। तो उस दृष्टि में हम लोग अपने जीवन के जो मूल आवश्यकताएं हैं या स्वास्थ्य के जो बिंदु है उनको भूल जाते हैं, और इस भागा दौड़ी में हम अपने जीवन में अपने जो जीवन के या स्वास्थ्य के 3 स्तंभ है जी। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, उसका पालन नहीं कर पाते। आहार में हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, तो हम जल्दबाजी में कुछ पका हुआ, कुछ पैक्ड भोजन या पिज़्ज़ा, बर्गर ऐसी चीज़ें लेते हैं। और निद्रा में भी हम रात्रि में देर से सोते हैं जी। और सुबह फिर देर से जागते हैं। तो जब ब्रह्म बेला में जागना चाहिए और रात्रि में हमको लगभग 9:30-10 बजे सो जाना चाहिए, ताकि हम सुबह 4-5 बजे उठ सकें। और तीसरा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि हम अपने जीवन में वासनाओं पर नियंत्रण रखें जी, उसको नियमित रखें, रेगुलेटेड रखें, तो वो नहीं रह पाती। दूसरे जीवन शैली में सबसे बड़ी समस्या आती है कि हमारे जीवन की गतिविधियों में हमारा शारीरिक व्यायाम नहीं हो पाता है जी। और वर्तमान समय में हम देखते हैं हम इतने बिजी रहते हैं, और अगर हम बिजी भी नहीं हैं तो अपने फ़ोन में इतना व्यस्त रहते हैं कि समय नहीं निकाल पाते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए। तो ऐसे में कौन कौन सी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं? वास्तव में अगर हम शारीरिक व्यायाम नहीं करते, क्योंकि ये हमारा जो शरीर है देव दुर्लभ देह हमको उस परमेश्वर ने दी है जी। इतनी सुंदर देह है जी। लेकिन इसमें हम लोग कई बार ध्यान नहीं रखते कि हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। इसका रक्षण पोषण बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी से ही हमारे जीवन का स्तर बनता है जी। उस दृष्टि से अगर हम शारीरिक व्यायाम नहीं करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम पैदा हो जाता है, और उससे बहुत सारी डिजीजेज, बीमारियां उत्पन्न होने लगती है जी। और हम देखते हैं बचपन से ही बच्चों में बहुत सारी हमें डिप्रेशन की हमें शिकायत देखने को मिलती है, एंजाइटी देखने को मिलती है। तो अगर कोई इंसान अपने जीवन में योग को धारण करना चाहता है तो कौन से ऐसे शुरुआती तत्व हैं जिन्हें हमें धारण करना चाहिए, और हमारे डेमोन्स्ट्रेटर भी हमें करके वो चीज़ें बताएंगे। वास्तव में देखो, हमारे आज की दुनिया भर में ये एक ही सिद्धांत है कि 80% लोगों की शारीरिक गतिविधियां लगभग ना के बराबर है, और वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है, और वही बीमारियों का कारण भी है। तो उसके लिए अगर हम देखें तो हर रोज अगर हम 8-10 अभ्यास हमारे यौगिक जॉगिंग के होते हैं, अगर वो करें तो रितु जी हमको बताएंगे कि यौगिक जॉगिंग के ये जो 8-10 अभ्यास है, ये अगर हम नित्य करें, सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं, लेकिन सारे दिन भर के लिए हम चुस्त दुरुस्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम श्वास और रक्त प्रवाह के लिए 3 अभ्यास करते हैं। खड़े खड़े दौड़ना जी। और श्वासों के साथ जी।
ये जॉगिंग और यौगिक जॉगिंग में यही अंतर है, जब हम श्वासों को अपने शरीर की एक्टिविटीज के साथ जोड़ देते हैं तो यौगिक जॉगिंग हो जाती है। दूसरा हमारा हनुमान दौड़, ये सीधे हाथ ऊपर ले जाते हैं और हनुमान जी हमारे शरीर सौष्ठव के सबसे बड़े आइकन हैं, तो जैसे वो चुस्त दुरुस्त है वैसे ही रखने के लिए ये दूसरा। तीसरा प्रयोग है हमारा कमर पे हाथ रख के और दोनों टांगों को ऊपर उठाना बारी बारी, और कोशिश करना कि ये टांगे हमारी पेट में लग जाए, तो समझ लेना कि हम फिर स्वस्थ है। और शुरुआत में शायद करने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे हम शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे शुरू करें और धीरे धीरे एग्जैक्ट पोस्चर हमारा हो जाता है। फिर उसके बाद अगले हमारे 3 जो अभ्यास है यौगिक जॉगिंग के, वो टांगों के लिए। अब देखो टांगों के लिए एक तो हमारा अर्ध बैठक, तो वो हमारे जो घुटनों के दर्द है उसके लिए भी बहुत अच्छा। घुटनों में दर्द नहीं होगा, आपकी पिंडलियां जो है ना वो मांसपेशियां व्यवस्थित रहेंगी, तो लगातार उठना बैठना, इसको 20 बार 30 बार 40 बार, जैसे जैसे हमारी क्षमता बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे हम इसको बढ़ाते जाते हैं। तो अगर हमारी जंघाओं में ताकत होगी तो हमारी मूवमेंट जीवन भर बड़े प्रसन्नता से चलती रहेगी, नहीं तो हम बेड रिडन हो जाते हैं, कुर्सी पे बैठ जाते हैं। और हमें लगता है कि यौगिक दूसरा अभ्यास स्ट्रेचिंग का है, दाईं बाईं ओर। दाईं बाईं ओर हम स्ट्रेच करते हैं, आगे हाथ करके दोनों हाथ आगे, और अब दाईं बाईं ओर स्ट्रेच करना, दाईं ओर को झुकना, नहीं दाईं ओर को झुकना, दाईं बाईं ओर झुकना। हाँ जी। और सर हम देख सकते हैं कि जैसे हम यौगिक जॉगिंग करते हैं तो इसका हमारे हर एक अंग को खोलने का प्रयास रहता है, क्योंकि शुरुआत में ऐसा होता है कि हमारे जो शरीर के अंग हैं वो इतने खुले नहीं होते हैं, और अगर हम डायरेक्टली किसी बड़े आसन को करने में लग जाते हैं तो उसकी हमें जो उसकी कठिनाइयाँ हो सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने शरीर को पहले खोल लें और वो यौगिक जॉगिंग से हो सकता है। बिल्कुल, जैसे ये यौगिक जॉगिंग में आपने देखा कि पहले हमने श्वास और रक्त प्रवाह के लिए, दूसरा हमने जंघाओं को व्यवस्थित करने के लिए पहले हमने अपर बॉडी पार्ट को खोलने का प्रयास किया, उसके बाद हम जंघाओं। तीसरा अभ्यास जो हमारा, इसको वीरभद्रासन भी कहते हैं, दोनों हाथ हमारे कमर पे आ जाएंगे, अगली जंघा पर 90 अंश तक झुकना और पिछली को सीधा रखते हुए ऊपर देखना। ये आपका एड़ी से लेकर सर्वाइकल तक, और दूसरी ओर भी इसको करना, लगातार करना। और जब हम यौगिक जॉगिंग में करते हैं तो थोड़ा सा गति में करते हैं, श्वासों के साथ, श्वास और गति का इसमें विशेष प्रयोग होता है। और फिर उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो फिर श्वास योग। आप और हम जानते हैं कि अगर हमारे फेफड़े व्यवस्थित होंगे तो ऑक्सीजन का फ्लो हमारे भीतर रहेगा, और ऑक्सीजन की कमी जो है ना वही हमारे सबसे बड़ा रोगों का कारण है। लेस ऑक्सीजन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। इसलिए पूरे ऑक्सीजन भरना, पूरे फेफड़ों को भरना, ताकि हमारे फेफड़ों का साइज भी बना रहे। ये छोटी सी एक्सरसाइज दिखती है लेकिन वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। जो इसके परिणाम है वो परिणाम है बहुत अच्छे। फिर इसके पश्चात आपने देखा होगा कि जो समस्याएं आती है कमर दर्द की, तो कमर दर्द के लिए हमारे 3 प्रयोग हैं, वो अगर नित्य करेंगे तो बहुत अच्छा है। पहला, टांगों को फैलाकर और त्रिकोण आसन करना, दाईं बाईं ओर को त्रिकोण आसन, हाँ, दूसरी ओर भी लगातार इसको करेंगे तो हमारे एक तो जो कमर के आसपास जो चर्बी जमा हो जाता है, चर्बी फैट होती है, वो भी अपने व्यवस्थित हो जाती है, वो हमारी ताकत बनने लगती है, वो चर्बी फिर हमारा भार नहीं रहता, और शरीर की लचक बढ़ती है। लचक का मतलब है जीवंतता बढ़ती है, तो अकड़न का मतलब है जीवंतता समाप्त हो जाना। फिर तीसरा प्रयोग इसमें हमारा है, दूसरा प्रयोग हमारा है, हम उल्टे हाथ को उल्टे पैर पर ले जाते हैं लगातार, दूसरे हाथ पे ले जाओ उसको, हाँ, ऊपर देखना, हाँ, लगातार करना इसको, 1 2, हाँ, श्वासों के साथ। ये बहुत श्रेष्ठ है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ा रहा है, आपकी कमर को भी व्यवस्थित कर रहा है, आपकी जंघाओं की और आपके जो शोल्डर जॉइंट्स है उनको भी व्यवस्थित कर रहा है। लेकिन अगर कोई लोग शुरुआत कर रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस देने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो इससे स्ट्रेन भी आ सकता है बॉडी में। हमें थोड़ा शुरुआत में थोड़ा धीरे से शुरुआत में ध्यान रखना कि एक तो झटका नहीं लगाना, बिल्कुल सहज करके करना, और शरीर के साथ कभी भी ज्यादती नहीं करना, अपनी क्षमता और सीमाओं के साथ। कई बार मान लो मेरे कमर में दर्द है तो आगे झुकने वाला, जैसे तीसरा प्रयोग कमर के लिए है वो है आधा सूर्य नमस्कार, यानी कि आगे झुकना। तो इसके लिए
सावधानी है कि जिनको कमर में या सर्वाइकल की समस्या हो या लंबर की हो या डिस्क प्रॉब्लम हो, वो आगे ना झुके जी। वो बस ऊपर करें इसको, पीछे झुके, आगे झुकने वाला ना करें। तो ये योगिक जॉगिंग के अभ्यास अगर हम ये 10 अभ्यास लगातार हर रोज 4-5 मिनट इसके लिए लगाएं तो सारे दिन भर के लिए हम ऊर्जान्वित हो जाते हैं। और हम ये देख पा रहे हैं कि श्वास का भी विशेष महत्व रहता है, तो अगर हम जानना चाहेंगे किस तरह से इनहेल और एक्सहेल करना चाहिए। हाँ, जैसे रितु जी हमको बता रहे हैं कि जब ये स्ट्रेच करती है तो श्वास को इनहेल करती है जी। और जब वो अपने शरीर को झुकाती है, आगे झुकती है, शरीर बेंड होता है, तो फिर वो एक्सहेल करते हैं पूरी तरह। यानी कि श्वास भरना जब हम अपने शरीर को फैलाते हैं या उसको जब स्ट्रेच करते हैं, और जब हम अपने शरीर को सिकोड़ते हैं या आगे झुकाते हैं तो श्वास बाहर। यही सामान्य नियम है श्वास का। तो कहा जा सकता है कि प्राणायाम और आसन एक साथ किए जा सकते हैं अगर हम योगिंग जॉगिंग करते हैं, तो इससे हमारे पूरे शरीर पर इम्पैक्ट पड़ता ही है। लेकिन सर, आज के समय में हम देखते हैं कि बच्चे और खासकर युवा जो हमारे साथ जुड़े होते हैं, तो उनमें जिमिंग कल्चर बहुत अधिक होता है। उनका मानना है कि बाइसेप्स वगैरह बनाने के लिए योगा इतना आवश्यक नहीं है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में ये आपने बात ठीक कही। आजकल लोग स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता है उसमें उनको एक जिम ही दिखाई देता। जिम बिल्कुल करना चाहिए, मैं जिम का विरोधी नहीं, और योग जो है ना जिम के लिए कोई ऐसा नहीं कि ठीक, लेकिन जिम का कई बार हम जरूर से ज़्यादा करते हैं या केवल मसल पर ही ध्यान देते हैं, वो एकांगी रह जाता है। योग जो है ना आपको सब कुछ करेगा। इसमें हमारे पास पावर योगा होता है, वो जिम का सब्स्टिट्यूट है और प्राकृतिक है और सब कुछ है। जैसे सबसे पहले अगर हम करें तो हम साधारण दंड ये आराम से लगा सकते हैं। साधारण दंड में क्या करते हैं हम, ये पूरा दंड लगता है, श्वास के साथ लगता है, पूरे शरीर का एक्सरसाइज होता है। हाँ, गति में जब हम इसको गति में करते हैं तो ये और पावर योगा हो जाता है जी। ये अच्छे से होता है तो पूरे शरीर की एक्सरसाइज होती है। किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है और ना पैसे खर्चने की आवश्यकता है। हम घर पर एक मैट के ऊपर पावर योगा कर सकते हैं। एक मैट बिछाया और ये शुरू हो जाता है। और जैसे इसमें दूसरा अभ्यास है एक, उसमें 2-3 आते हैं मिश्र दंड। उसमें हम आगे पहले आते हैं, बैठे, हाथ दोनों नीचे। अब दोनों टांगों को हमें जंप करके उछल कर पीछे फेंकना और नीचे डिप्स में जाना, और ऊपर फिर भुजंगासन की तो 3 और 4 में वापस जी। 4, 1, 2, 3, 4। ये मिश्र दंड ये बहुत श्रेष्ठ है। इसमें 3-4 आसन आते हैं और ये आपके शरीर को बिल्कुल फिट करता है। उसके बाद फिर आपका, आजकल मैं तो सबको चाहता हूं कि सब करें, हमारी बेटियां भी करें, बहनें भी करें, बूढ़े भी करें, बुजुर्ग भी करें। उसको बोलते हैं डिप्स या वक्ष विकासक दंड कहते हैं। इसको धीरे धीरे अभ्यास करना, पहले शरीर को फट्टे के समान कर देना और उसके बाद नीचे झुकना, जितना झुके आपकी ताकत बाजुओं में, ऊपर नीचे झुकना, और इसको 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। शुरू में 1-2 बार से शुरू करें। ये हो गया। नहीं तो स्प्रेन आ सकता है अगर हम एक ही दिन में लगातार उस आसन को करते हैं, तो दूसरे दिन हमें स्प्रेन आ सकता है। इसीलिए आवश्यकता है कि धीरे धीरे हम इसके नंबरिंग को बढ़ा सकें। जी। और जैसा आपने बताया कि पावर योगा की एक बात होती है जो युवा साथी हमारे कर सकते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि हम जिम जाएंगे, हम प्रोटीन शेक पियेंगे तो हमारे बियर बाइसेप्स बढ़ सकते हैं। लेकिन आपने जैसे बताया कि हम पावर योगा के थ्रू भी अपने बाइसेप्स या अपने शरीर को सुडौल बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारी हमारी जनता ऐसी भी है, बच्चे हैं, बुजुर्ग भी हैं, जिनके लिए ये पावर योगा करना थोड़ा दूभर हो सकता है। उनके लिए कौन से ऐसे व्यायाम है या आसन आप सजेस्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक आपने कहा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके शरीर की क्षमता इतनी नहीं है कि इतना करें। ये तो हमने बताया जिनकी क्षमता है और जो अपने शरीर का सौष्ठव बनाना चाहते हैं। तो शेष लोगों के लिए सूक्ष्म व्यायाम योग में सबके लिए विकल्प है। सूक्ष्म व्यायाम में पहले हम दंडासन में बैठ जाएंगे और दंडासन में बैठ के पहले सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम में हम अपने शरीर के जो हमारे 8 बड़े जोड़ है उनको एक्टिवेट करना, उनको सक्रिय रखना, उनको स्वस्थ रखना। तो सबसे पहले हमारे टखनों का जोड़ है, पैरों को आगे खींचना और पीछे खींचना, और श्वास के साथ जैसे ही आप स्ट्रेच करो तो श्वास आपने भरना, और जैसे ही सिकोड़ो तो श्वास बाहर। फिर उसके बाद गोल गोल भी घुमाना। अभी तो हम केवल दिखा रहे हैं आपको, ये 10 बार, 20 बार, 30 बार जितनी क्षमता हो, जितनी आवश्यकता हो उतना आप इसको कर सकते हैं। फिर दूसरा हमारा जोड़ है महत्वपूर्ण, ये हमारा जानू का जोड़ है या घुटने का जोड़ है। इसको हम मूवमेंट करें, 1 2 1 2 1
2, फिर दूसरे में भी इसी तरह दूसरे घुटने को भी करें हम, तो घुटने का जोड़। और तीसरा जो महत्वपूर्ण जोड़ है हमारा, वो है हमारा उरु संधि या हिप जॉइंट। हिप जॉइंट के लिए हम टांग को मोड़कर दूसरी टांग पे रखें और उसके बाद जानू को पकड़कर हम उसको छाती से लगाएं श्वास के साथ और नीचे दबाएं इसको। 1 2 1 2। और वर्तमान समय में हम देखते हैं कि बहुत सारी जोड़ों की समस्या हमें देखने को मिलती है, खासकर महिलाएं इसकी बात करते हैं कि घुटनों में, जोड़ों में बहुत दर्द होता है, तो उनको ये सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए ताकि उनके जो जोड़ हैं, जो घुटनों के जोड़ हैं, वो लंबे समय तक कार्य करते रहें। तो हम देख सकते हैं कि श्वासों का भी एक विशेष महत्व रहता है जब हम सूक्ष्म व्यायाम भी करते हैं। तो अब आप श्वासों के साथ करेंगे तो आपके साथ साथ में जो प्राणवायु है, ऑक्सीजन का, वो भी पूर्ति हो रही है, तो उस आधार पर। और अगला हमारा बड़ा जोड़ है वो है कमर का जोड़। कमर के जोड़ के लिए हम पहले चक्की चलाती थी ना हमारी घर में माताएं बहनें, तो वो स्वस्थ रहती थी। अब चक्की नहीं चलती, तो देखो चक्की चलाना, श्वास के साथ अपने कमर को झुकाना, पीछे जितना जा सके जाना, गोल गोल करके। इसको भी 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, पहले शुरू हम 5-7 बार से शुरू कर सकते हैं, 2 बार से शुरू कर सकते हैं। उल्टी दिशा में भी अब इसको करेंगे जी। और फिर उसके बाद एक और है कि टांगों को फैला के, और इसको कोण आसन कहते हैं, कि दोनों उल्टे हाथ को उल्टे पैर पे ले जाना जी, उल्टे पैर पे छूना, ऊपर देखना। हाँ, ये सर्वाइकल से लेकर कमर से लेकर ये बहुत परिपूर्ण योगिक क्रिया है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम है, जितना हो सके। जरूरी नहीं कि हम पैरों को छू ही सके, सब नहीं छू पाएंगे शुरुआत में, तो खासकर मुश्किल आ सकती है। जहाँ तक भी आपका हाथ जाता है, जितना आप कर सकें उतना करें, और इसकी आवृत्ति भी उतनी करें जितनी हमें व्यवस्थित हो जी। तो ये सूक्ष्म व्यायाम हमारे। तो कितने समय तक हमें करना चाहिए, अगर हम पर्टिकुलरली एक व्यायाम की अगर हम बात करें? देखो ऐसा है दीक्षा जी, वास्तव में ये हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। हमारी क्षमता भी प्रारंभिक है तो हम 2-2, 3-3, 4-4 बार करें। फिर क्षमता बढ़ गई तो 2-3-4 बार सीमित नहीं रहना, फिर आप 10-10, 20-20 बार करें। और जिनको अपने और व्यवस्थित करना है वो 50-50, 40-40 बार करें, कोई समस्या नहीं, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। लेकिन कुछ हमें सावधानियां भी बरतनी चाहिए। कोई हम अगर इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो आगे बेंड कर रहे हैं या पीछे बेंड करना है, तो उससे संबंधित थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। वो हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारे शरीर की कुछ सीमाएं और कुछ हमारी क्षमताएं होती है। क्षमताएं होती है कि मेरी इतनी कैपेसिटी है, लेकिन सीमाएं होती है कि कुछ मुझे अगर कुछ रोग है या मेरे को कहीं समस्या है, तो जैसे मान लो पीठ में दर्द है, सर्वाइकल है, या उसको लंबर की कोई समस्या है, तो आगे ना झुकें, आगे झुकने वाला कुछ ना करें। अगर आपका अभी कोई ऑपरेशन हुआ है या अभी आप गर्भ धारण किए हुए हैं, तो आप स्ट्रेचिंग के भी एक्सरसाइज ज़्यादा ना करें पीछे झुकने वाले। या मान लो आपको हर्निया है तो फिर ऊपर स्ट्रेचिंग के एक्सरसाइज कम करें। अगर आपको हार्ट की समस्या है, वीपी की समस्या है, तो उछल कूद वाले कम करें। उनके लिए सूक्ष्म व्यायाम बहुत रामबाण की तरह काम करता है जी। तो सावधानियां अगर हम अपने जहन में रखें तो, और इन योगा आसन को अपने जीवन का अंग बनाएं, तो हम बहुत सारी जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं उनसे बचा जा सकता है। सर, हम बच्चों की बात करते हैं। बच्चों में भी हमें आजकल एंजाइटी देखने को मिलती है, स्ट्रेस देखने को मिलता है, और ख़ासकर सर्वाइकल की उन्हें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो उनके लिए कौन से ऐसे योगासन आप सजेस्ट करना चाहेंगे? हाँ, ये आज की काफ़ी बड़ी समस्या भी है, ज्वलंत समस्या है कि हम बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बहुत बोझ है, क्योंकि आजकल कंपटीशन का युग है। इस कंपटीशन के युग में कहते हैं कि बस जो सबसे आगे हैं वही आगे है, बाकी तो रह जाएगा। इस कारण से बच्चों पर बहुत सारे स्ट्रेस आते हैं। उनको कहते हैं तुमको फर्स्ट आना है, तुमको टॉप करना है, तुमको ये कंपटीशन करना है, वो करना है। तो बच्चों पर बहुत बोझ होता है, और उस बोझ के तले वो कई बार अपने कंप्यूटर पे, कभी लैपटॉप पे, कभी अपने टैबलेट पे या फ़ोन पे, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ करता रहता है। और आउटडोर एक्टिविटीज़ भी बहुत कम हो चुकी हैं। बच्चे बाहर खेलने ही नहीं जाते हैं, अगर जितना समय मिलता है, या स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो उनके लिए क्या ऐसे योग आसन आप सजेस्ट करेंगे? हाँ, ये इस कारण से बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उनका पोस्चर भी बिगड़ जाता है, इस करके बचपन में ही उनको गर्दन दर्द, सर्वाइकल होना शुरू हो जाता है, या डाइजेशन की समस्याएं हो जाती है। तो बच्चों के लिए सबसे पहली बात जो ये योगिक जॉगिंग हमने की है, ये हम जरूर करवाएं कि बच्चे योगिक जॉगिंग करें। दूसरे बच्चे जो ना आउट, जैसे घर से बाहर खेलना, उनके लिए मैदान में खेलना बहुत ज़रूरी है। दौड़ भाग करना, दौड़ लगाना उनके लिए ज़रूरी है। उसके अतिरिक्त बच्चों के लिए कुछ आसन हैं, जैसे सूर्य नमस्कार। रितु जी हमको बताएंगी कि सूर्य नमस्कार एक ऐसी
ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें 7 आसन आते हैं, कुछ आसनों की आवृत्तियाँ होती है। तो सूर्य नमस्कार में ये स्थितियाँ करके अगर बच्चे हर रोज़ करेंगे, करिए ज़रा, सूर्य नमस्कार करके दिखाएंगे आपको। ये अगर हर रोज़ बच्चे करेंगे तो कहते हैं कि आदित्यस्य नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस्तेषां च जायते। मतलब सूर्य का नमस्कार, यानी कि सूर्य नमस्कार के जो आसन जो नित्य प्रति करेगा उसमें आयु, बल, वीर्य, बुद्धि, तेज, ओज की वृद्धि होगी और रोगों से उसको छुटकारा मिलेगा। इसमें 6 आसन आते हैं और 4 आसनों की इसमें आवृत्ति होती है। तो ये लगातार अगर 5 बार, 7 बार, 10 बार हम करेंगे तो ठीक हो जाता है और बच्चों के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। बड़ों को भी करना चाहिए लेकिन बच्चों के लिए बहुत आवश्यक। अगर हमारे पास किसी और एक्टिविटी को करने की इतना समय नहीं है तो अगर हम सूर्य नमस्कार को 8-10 बार कर लें तो हमारी पूरी बॉडी का वर्कआउट हो जाता है। हाँ, उसके साथ ही बच्चों में कई बार हम देखते हैं कि वो स्ट्रेस इतना होता है, उसकी हाइट बढ़नी रुक जाती है, उसका विकास रुक जाता है। तो उसके लिए उसको कुछ हमारे जैसे ऊर्ध्व ताड़ासन करें। हो ऊर्ध्व ताड़ासन से उसकी हाइट भी बढ़ेगी, उसकी कमर भी ठीक रहेगी और उसका बॉडी पोस्चर भी ठीक रहेगा। ऊर्ध्व ताड़ासन में हम दोनों हाथों को लॉक करके ऊपर ले जाते हैं और उसके बाद ऊपर देखते हैं दोनों हाथों से और फिर दोनों एड़ियों को ऊपर उठा लेते हैं। इससे आपकी टांगों की मसल्स कंसंट्रेशन भी बनती है जी। और हमारे शरीर को इसमें जिसको कहना चाहिए कि जो हमारा विकास होता है वो भी खुल जाता है, विकास होने लगता है, हाइट भी बढ़ने लग जाती है। इसको हम कई बार कर सकते हैं, जितनी आदत हो। कितना टाइम लगता है। इसके साथ दूसरा है बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, संतुलन के लिए भी और कंसंट्रेशन के लिए भी, वृक्षासन जी। वृक्षासन हम एक टांग को जंघा पे लगा देते हैं और धीरे धीरे दोनों हाथों को फैलाकर और ऊपर ले जाते हैं। और आजकल फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, डिस्ट्रैक्शंस हमारे जीवन में इतनी ज़्यादा है, खासकर बच्चों के लिए फोकस करना बहुत मुश्किल रहता है। तो अगर वो वृक्षासन करते हैं तो कंसंट्रेशन पावर उनकी इंक्रीज़ हो सकती है। और जैसे आपने कहा ताड़ आसन करके भी हम अपनी हेल्थ को और ख़ासकर हाइट हमारी बढ़ सकती है। तो कितनी उम्र तक बच्चों को ये सब चीज़ें कंटिन्यू करनी चाहिए? क्या 5-10 साल के बच्चे भी ये कर सकते हैं? देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब बच्चे छोटे छोटे हैं, छोटे बच्चों से ही शुरू करवा दीजिए इसको। इसके आयु का कोई वो नहीं, जब वो करना शुरू कर दे, जब उसकी ऐसी स्थिति बन जाए तब से करवाना शुरू करो। और बड़ी से बड़ी आयु तक मैं भी करता हूँ, मैं मेरे लिए भी है, यानी कि ये जीवन पर्यंत आप इसको करेंगे तो बहुत लाभ है। लेकिन मैं विशेष तौर पे हम कह रहे थे कि बच्चों के लिए इतना करना तो आवश्यक है ही जी। तो और तीसरा हमने बच्चों के लिए कहा था पाद हस्त आसन। ये भी बच्चों के लिए बढ़िया है कि पहले हाथों को ऊपर ले गए, श्वास भरा, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, और कोशिश करना कि हमारी देखो गर्दन जो है ना वो घुटनों को लग जाए। अगर अभी से स्ट्रेच होता रहेगा तो सारी उम्र भर ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बनी रहेगी जी। तो ऐसे आसन बच्चे करेंगे तो उनकी कंसंट्रेशन भी बनेगी और अगले काम के लिए तरोताजा हो जाए, भूख भी बढ़ेगी उनकी। लेकिन बहुत सारी भ्रांतियां भी इसके साथ जुड़ी होती हैं कि छोटे बच्चों को प्राणायाम नहीं करवाना चाहिए, तो इस भ्रांति का विखंडन आपसे करवाना चाहेंगे? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। प्राणायाम में अब देखो, स्वामी रामदेव जी जैसे जो प्रवृत्ति योग गुरु हैं, उन्होंने प्राणायाम के ऐसे सेट तैयार किए, फॉर्मेट तैयार किए जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, निरापद है। तो इसलिए वो निरापद जब को करते हैं हम तो कोई समस्या नहीं, थोड़ा बता अगर आगे पीछे भी होगा तो कोई बात नहीं। जैसे मान लो हम अनुलोम विलोम करते हैं, अनुलोम विलोम में अगर हमने नाड़ी शोधन किया, कुंभक लगाया, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि कुंभक कितना लगना चाहिए, पूरक कितना, रेचक कितना। लेकिन हम जब अनुलोम विलोम करते हैं तो अनुलोम विलोम में सीधा हमने श्वास भरा, दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से श्वास भरा और पूरा श्वास भरने के बाद दाईं से छोड़ दिया, फिर दाईं से लिया, बाईं से छोड़ दिया। इसमें कोई भी साइड इफेक्ट होने की संभावना नहीं है। बच्चे भी करेंगे तो कोई उनको साइड इफेक्ट इसका नहीं। लेकिन भगवान, हम अगर जानना चाहें बच्चों के लिए खासकर, क्योंकि जब वो अनुलोम विलोम करते हैं तो कितने समय तक हमें श्वास को होल्ड करके रखना है और कितने समय तक एक्सेल करना है, ये एक इसमें टाइम फ्रेम भी रहता है, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। वास्तव में अगर हम शास्त्रीय दृष्टि से करें तो उसमें एक मात्रा होती है, लेकिन हम इसको सहज योग के रूप में करेंगे तो हमें कोई इसमें ज़्यादा देर होल्ड करने की जरूरत नहीं है। आप पूरा श्वास भरिए और जब पूरा श्वास भर जाए तो दूसरी नासिका को बंद करके पूरा श्वास आप छोड़ दीजिए। और इसी क्रिया को लगातार आप 2 मिनट करें, 3 मिनट करें, 4 मिनट करें, 5 मिनट करें,
अब अनुलोम विलोम तो जिनको वीपी की समस्या है जी। वो अनुलोम विलोम आधा आधा घंटा करेंगे तो उनका वीपी व्यवस्थित होना शुरू हो जाता है जी। हार्ट की ब्लॉकेज उनकी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, कम हो जाती है। बहुत सारे लोगों को तो कहा भी था कि आपको अब स्टंट डालना है, आपको एंजियोग्राफी करना है, लेकिन उन्होंने लगातार योग किया और उस पर खान पान में ध्यान रखा तो उनको उनकी ब्लॉकेज खुल गई। जी सर, आपने खान पान की बात की, तो खान पान का कितना विशेष महत्व रहता है? क्योंकि आजकल हम देखते भी हैं कि जंक फूड का ज़्यादा चलन देखने को मिलता है, हमारे पास समय की कमी रहती है तो पैक्ड फूड हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो किस तरह का खान पान होना चाहिए अगर हम वैदिक रिचुअल से बात करें तो? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं ना कि खान पान कैसा होना चाहिए, कब होना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि अकाल भोजनम रोग करणम, यानी कि अगर आपने समय समय पे भोजन ना किया तो वो रोगी बना देता है। एक तो भोजन में हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए, हम लोग आजकल बस केवल चावल और गेहूं तक ही सीमित हो गए, जबकि गेहूं में काफ़ी ग्लूटेन होता है, चावल में काफ़ी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बस यही हम लेते हैं। लेकिन वास्तव में जो पहले हम मोटे अन्न खाते थे, मक्की है, ज्वार है, मल्टीग्रेन, बाजरा है, और आपके ये वो अमरंथ जिसको बाथू भी कहते हैं या स्यूल कई जगह कहते हैं, वो नहीं खाते। हम कोदा उगाते थे, रागी उगाते थे, वो खाते थे। आज इसीलिए कहा गया है कि हमको ये मल्टीग्रेन खाना शुरू करना चाहिए, क्योंकि इसमें फाइबर भी ज़्यादा होता है, हमारे ये संतुलित आहार भी है और साथ में ताज़े भोजन है, तो ये जरूरी है। दूसरे, मान लो भोजन किया लेकिन समय पर नहीं किया, रात्रि में हम 10-11 बजे भोजन करते हैं, अच्छा नहीं। भोजन का अच्छा समय सूर्यास्त के आसपास का रहता है, सूर्यास्त से आधा घंटा पहले, आधा पौना घंटा बाद में, और सुबह भी हमें भोजन 8-9 के बीच में हमें करना चाहिए, और दोपहर का भोजन एक बार दिन में। तो 3 बार भोजन करें तो ठीक है स्वस्थ आदमी के लिए। हाँ, कोई बीमार है तो उसको 4 बार भी करना पड़ सकता है, थोड़ा थोड़ा करके, या बच्चे हैं उनको ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन भोजन 3 बार से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। 3-4 घंटे तक उसको पाचन के लिए हमें समय देना चाहिए। जी, आपने कहा कि भोजन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल हम सुनते हैं कि डॉक्टर्स भी ये सलाह देते हैं कि हर 2 घंटे में हमें कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। तो कितनी सच्चाई है इस बात में? मुझे लगता है योग में एक देखा भी गया है और बिल्कुल परखा भी गया है, और नेचुरोपैथी में भी इसको देखा गया है कि आपको 3 से 4 घंटे जो भी आपने अभी आहार लिया है उसके पाचन के लिए हमें 3 से 4 घंटे का समय देना चाहिए। क्योंकि अभी मान लो अभी हमारा मेटाबॉलिज्म शुरू हुआ, पाचन शुरू हुआ, और पाचन शुरू होने के पश्चात हमने उसमें अभी पाचन हो ही रहा है, ऊपर से और कुछ डाल दिया, तो फिर उसमें वो पचता नहीं है, बल्कि वो सड़ना शुरू हो जाता है या एसिडिक हो जाता है, एसिडिटी पैदा करता है। इसलिए जो भी भोजन करें अच्छे से करें, और लगभग 3 से 4 घंटे का समय, कम से कम 4 घंटे का समय आप देंगे एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच में, तो वो ज़्यादा लाभकारी होगा। और सप्ताह में 1 दिन अगर हम उपवास रखें तो आपके सारे शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करने में बहुत मदद हमारे को मिलती है। जी सर, क्या संदेश आप हमारे युवाओं को देना चाहेंगे? आपसे जानना चाहेंगे कि योग को किस तरह धारण करें, अगर जो युवा साथी इसको धारण करना चाहते हैं तो? योग को अपने जीवन का अंग बनाएं, प्रतिदिन करें। और कहा भी गया है, गीता में भी कहा गया कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा, कि जिनका आहार, व्यवहार, खान पान और सोना, उठना, जागना, उसकी शरीर की गतिविधियां, एक्शंस, क्रियाएं और बहुत ही आवश्यक है। और कहा भी जाता है कि अगर हमारा पेट और पड़ोस स्वस्थ है तो हमारा पूरा जीवन स्वस्थ हो जाता है, पूरा जीवन खुशहाल हो जाता है। सर, आप हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, खासकर योग को किस तरह हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, उससे संबंधित थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने डेमोन्स्ट्रेटर का भी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताया कि कितने सरल तरीके से हम योग आसन को कर सकते हैं, प्राणायाम को कर सकते हैं। और हमें आशा है दर्शकों, आज आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा और ज़रूर आप योग को अपने जीवन में धारण करेंगे। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहिए DD हिमाचल। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार।